तो कल 21 जून यानी कि योगा डे था, वर्ल्ड योगा डे, है ना? तो ये इजी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, या वर्ल्ड योगा डे की इस साल क्या थीम थी, थीम जरूर देख लेना, है ना? तो अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाएंगे तो थीम पे या इन सब चीजों को बनाते हैं। ठीक है, आज है 22 जून, ये डेट गलत डली हुई है, इसको मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा तो रेक्टिफाई करके दूंगा। ठीक है, आज है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। रेन फॉरेस्ट हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना? तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? इट इज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, है ना? मतलब कार्बन सिंक का काम करते हैं, बहुत बड़े कार्बन सिंक की तरह बिहेव करते हैं, जिससे कि जो कार्बन एमिशन हम लोग कर रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग एमिट कर रहे हैं, उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इनका यही फंक्शन होता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस साल रेन फॉरेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा रही है, स्पेशली जब हम ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी, क्योंकि वहां पर उस एरिया में भी क्या पाया जाता है? रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अच्छा, रेन फॉरेस्ट ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में पाए जाते हो, मोस्टली जितने रेन फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है। और अगर हम देखें, अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो इक्वेटर पे ही पानी भी ज्यादा है। देखो, ये इक्वेटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा समुद्र पानी पानी, यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी पानी, पूरा पानी पानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इक्वेटर में पानी भी ज्यादा है और गर्मी भी ज्यादा है, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं जैसे डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, तो यहाँ कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो नदी का नाम है, कॉन्गो बेसिन है, और यहाँ पर भी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ देखो, ये पूरा का पूरा एरिया जो एक्स्ट्रा ग्रीन आप लोगों को मैप में दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। तो ये भी देखो, ये बिल्कुल इक्वेटर पे सिचुएटेड है। अमेजोन रिवर इसको क्या करती है? फीड करती है पूरे रेन फॉरेस्ट को। इसी तरह से हाँ, हाँ दोनों साइड होगा, थोड़ी थोड़ी दूरी तक, है ना? अच्छा, सब जगह होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, इस जगह पर देखो, यहाँ पे तो हमको रेन फॉरेस्ट दिखाई देता है इस तरीके से, ये पूरा रेन फॉरेस्ट दिखाई देता है, लेकिन ये वाला एरिया जो है ये सवाना है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन होता है ये। तो यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट नहीं है। इसी तरीके से हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड और बाकी के जो आइलैंड्स हैं, आर्चिपेलागो है पूरा ये, है ना? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो इनके ऊपर भी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पर कुछ एरिया में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और मलेशिया साइड, है ना? तो इधर इधर क्या पाया जाता है? बस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बस इन्हीं एरियाज में पाया जाता है। और इतना सा एरिया ही क्या है, पूरी दुनिया के लिए लंग्स की तरह काम करता है, इसलिए इसको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना धरती को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमको अपने पेरिस एग्रीमेंट में किए गए वादों को, मतलब उसमें किए गए, उसमें सेट किए गए टारगेट्स को अचीव करना है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम लोग राइज ऑफ टेम्परेचर को कितना कंटेन कर लेंगे? राइज ऑफ टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, अगर हो सका तो। और नहीं हो सका तो 2 डिग्री से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। जबकि अगर जिस स्पीड से हम लोग अपने एनडीसीज को फुलफिल कर रहे हैं, या जिस स्पीड से हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, उस स्पीड से अगर हम लोग चलते रहे तो लगभग 2.8 डिग्रीज, 2.5 डिग्रीज का राइज एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। 3 डिग्री का भी हो सकता है अगर हम लोगों ने आगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। ठीक है, तो ये खतरा है दुनिया के लिए। जैसे न्यूक्लियर एक खतरा है दुनिया के लिए, वैसे ये भी एक खतरा है दुनिया के लिए। हालांकि क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, मतलब पेरिस एग्रीमेंट में भी बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपने एनडीसी अभी तक दिए ही नहीं है ना? बहुत सारे देशों ने, इवन यूएसए ने उससे एग्जिट भी कर लिया। तो ये एक खतरनाक चीज है, हम लोग एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे, जो कि फटेगा जरूर। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उससे भले ही हम लोग ये स्ट्रेटेजिकली जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो ये जरूर कह देते हैं कि उससे एनएसआर एक्सेसिबल हो जाएगा। एनएसआर एक्सेसिबल जरूर हो जाएगा, लेकिन इधर ध्यान दो,
कॉन्ट्रैक्ट की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन क्या बता रहा था मैं, हाँ, एनडीसीज को फुलफिल करने की बात कर रहा था कि हम बहुत सारे देश अपने एनडीसीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे एनडीसीज दिए ही नहीं है अभी तक, है ना, बहुत सारे देशों ने, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर खतरे की तरह ये भी एक खतरा है एनवायरमेंट, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो आज क्या है, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है ना। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो वो रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको भी कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पेड़ पेड़ लगा लें लेकिन जानवरों को खत्म कर दें, जानवरों को भी खत्म कर देंगे तो जो बैलेंस है इकोलॉजी का वो खराब हो जाएगा, और सारी दुनिया का जो एक इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा इवेंचुअली, है ना। तो एक, शायद आप लोग काफी छोटे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू हुआ था 2020 में। यूके ने क्या किया, यूके ने ब्रिटेन, सॉरी, यूके ने ईयू से एग्जिट ले लिया, ब्रिटेन ने ईयू से एग्जिट ले लिया, उसको बोलते हैं ब्रेक्सिट, है ना, 31 जनवरी 2020। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, क्यों एग्जिट लिया होगा, क्या इसके पीछे आर्गुमेंट रहा होगा? इसके पीछे आर्गुमेंट ये था कि हम लोग क्योंकि ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो बहुत सारे लॉज जो हैं वो हमको यूरोपियन यूनियन के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। बहुत सारे नियम जो है इमिग्रेशन को लेके और ट्रेड को लेके वो हमें ईयू के हिसाब से बनाने पड़ रहे हैं। अब अगर हमें इमिग्रेशन पे कंट्रोल करना है और हमको क्या करना है, हमको इंडिपेंडेंट सोवरेन बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईयू से एग्जिट करना पड़ेगा। तो इनके देश में रेफरेंडम कराया गया, रेफरेंडम भी बहुत छोटे से मार्जिन से ऊपर नीचे था, लेकिन ब्रेक्सिट वाले जीत गए। ब्रेक्सिट वाले जीत गए तो ब्रिटेन ने क्या किया, ईयू से एग्जिट ले लिया। ईयू से एग्जिट लेने के बाद उल्टा प्रभाव पड़ा। अब वहां की मार्केट को लेबर की जरूरत तो थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ईयू से एग्जिट कर दिया। तो इमिग्रेशन को ये कंट्रोल करना चाहते थे, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, क्योंकि इकोनॉमी की जरूरत है लेबर, और ये कह रहे हैं हम इमिग्रेंट्स को आने नहीं देंगे, तो लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कहां से होगी? पहले तो ईयू कंट्रीज से ही ज्यादातर लेबर इनके आ जाती थी, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर। लेकिन अब क्या होने लगा, ब्रेक्सिट के बाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, यहां से लोग जाने लगे लेबर की तरफ। अब यहां से लोग जाने लगे तो वहां का डेमोग्राफी भी चेंज होने लगा। तो इसीलिए अभी आप लोगों को याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेने की बात की थी और नाटो कंट्रीज से इसका पूरा झगड़ा हो गया था, तब इसने बोला भी था कि यूरोप का कल्चरल इरोजन हो चुका है। तो उसका जो इशारा था वो इसी तरह था। तो अब ये इमिग्रेशन को भी रोक नहीं पाए, क्योंकि मार्केट की जरूरत है, इकोनॉमी इज रियलिटी, है ना। अब तुम कितना भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, कितना भी ये कह लो कि ये बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स की वजह से हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, या कुछ भी जो भी बहाने वो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान इसी को हुआ, ब्रिटेन को। क्यों? एक तो मार्केट के अंदर लेबर की शॉर्टेज और बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, इंडिया बांग्लादेश इधर से लोग जा रहे हैं, तो उनके कल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा ये, इसका दूसरा पहलू भी है कि जो यूरोपियन यूनियन का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक ब्रिटेन यूज कर रहा था ट्रेड के लिए, यू के साथ किसी का एफटीए हुआ तो वो एफटीए ऑटोमेटिकली ब्रिटेन के साथ भी हो गया, ब्रिटेन को बस रेक्टिफाई करना है और एफटीए चालू हो जाएगा, जो भी ट्रेड। एफपीए क्या सर? हाँ जी, एफपीए क्या? एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या कोई भी एग्रीमेंट, किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ किसी देश के साथ यूरोपियन यूनियन का, जैसे अभी यूरोपियन यूनियन का इंडिया के साथ एफटीए हुआ, तो हमको यूके के साथ अलग से एफटीए करना पड़ा, यूके इंडिया एफटीए अलग हुआ और ईयू एफटीए अलग हुआ। तो अब बाकी सब देशों में रेक्टिफाई जैसे जैसे होता जाएगा वो इम्प्लीमेंट होता जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये ईयू का यूज कर रहे थे वो अब इनको नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी जगह इन्होंने ऐसा नहीं कि अपना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई खड़ा कर लिया हो, वो भी नहीं किया इन्होंने।
तो मार्केट गैप की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी इनकी स्टैग्नेंट हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है ना, और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो बहुत बड़ी समस्या के सामने आज ब्रिटेन खड़ा हुआ है। इसको हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना चाहिए, इसे मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया कि ये शुरू में थोड़ा सा आप लोग जान लो, है ना। क्या क्या कह रहे हैं, ब्रिटेन आफ्टर ब्रेक्सिट डिवाइडेड, अनसर्टेन एंड स्टैग्नेंट। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ चुका है, आगे अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या करेंगे, क्या होगा, है ना, क्योंकि मार्केट क्या है अब, पहले तो जो भी कंप्लायंसेस थे वो ईयू के हिसाब से हो रहे थे, अब वो कंप्लायंसेस में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इन्हें अपने नियम, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पूरा चेकिंग का सिस्टम, ये सारी चीजें करनी पड़ रही है ना, तो इसलिए दिक्कत आ रही है यूरोप को, इसको। और देखो जो जो कह रहे थे छोड़ दो 52% थे बस, और जो कह रहे थे रिमेन, यानी कि हमें ईयू में रहना चाहिए, 48% थे, बस 4% का अंतर था, है ना। तो इसको हल्का सा देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या और भी है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सर्दी के समय पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। महसूस क्या क्या होगा, ये तो जानलेवा वो है, जानलेवा समय है, और बहुत सारे लोगों की जान जाती भी है उस समय पर पॉल्यूशन की वजह से। क्यों होता है वो पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर, इस एरिया में, नॉर्थ, यानी कि अगर हम बोले तो वेस्ट यूपी और दिल्ली हरियाणा के अंदर क्यों वो पॉल्यूशन अटक जाता है? कोई बता सकता है, कोई भी, एनीवन? किसा जी है क्लास में? नहीं। कोई बता सकता है? लकी, अनुष्का, अनुष्का बताएंगे, अनुष्का। एक एक कारण है, पराली, पराली जलाई जाती है। इसका एक जोग्राफिक कारण भी है। जोग्राफिक रीजन क्या है, आप लोग आईटीसीजेड के बारे में जानते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो ऊपर नीचे होता रहता है ना। ऊपर नीचे होने की वजह से जो सबको पता है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? जी ऑनलाइन वालों से पूछो, आदित्य, लक्की, अनुष्का, मार्गदर्शी, आईटीसीजेड मालूम है ना सबको, किसा जी, गुड सर इवनिंग। एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए वो। अच्छा, आईटीसीजेड क्या होता है? जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये क्या हो गया, यहाँ पर किस तरह की प्रेशर बेल्ट बनेगी, लो प्रेशर बेल्ट या हाई प्रेशर बेल्ट? गर्मी ज्यादा है, बताओ जल्दी। तो लो प्रेशर बेल्ट बनी सर। हाई प्रेशर बेल्ट नहीं बनेगी, वो लो प्रेशर बेल्ट बनेगी। हाई प्रेशर क्यों बनेगी? सर लो प्रेशर बनेगी क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा। गर्मी ज्यादा होगी तो चीजें एक्सपेंड होंगी, चीजें एक्सपेंड होंगी यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। जब वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो वो हल्के हो जाएंगे कि भारी, वो ज्यादा वजन डालेंगे जमीन पे कि कम, कम डालेंगे ना, तो वो ऊपर की तरफ उठेंगे, बादल बनाएंगे, बारिश करेंगे। सिंपल सा नियम है, ठीक है। अब ये जो जोन है, ये जो लो प्रेशर बेल्ट का जोन है, ये लो प्रेशर बेल्ट की वजह से ये ऊपर की तरफ उठता है, और 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहां से हवा क्या होती है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहां से हवा क्या होती है, रश करके किधर, इक्वेटर की तरफ, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड बोलते हैं ना इसको, ट्रेड विंड ही तो बोलते हैं इसको, है ना। तो ट्रेड विंड यहाँ से ट्रेवल करती है, और इस, अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है सारा मामला। अब क्या है कि सन की पोजीशन को समझो। हम लोगों को पता है कि समर सॉलिस्टिटाइस होता है, विंटर सॉलिस्टिटाइस होता है। समर सॉलिस्टिटाइस में क्या होता है, सन 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है 23.5 डिग्री एंगल पे, है ना, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, इसीलिए
23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसी एंगल की वजह से अगर हम समझे तो सामने जो सूरज है उसके साथ हम लोग जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही बनेगा। समर सॉलिस्टिटाइज पे यहाँ बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, विंटर सॉलिस्टिटाइज पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इस सन के रिलेटिव मूवमेंट है सन का अर्थ के साथ, जो ये रिलेटिव मूवमेंट है अर्थ का सन के साथ, इसकी वजह से क्या होता है, ये सारी प्रेशर बेल्ट्स भी ऊपर नीचे होती है। जब वो साउथ वर्ड जा रहा होता है तो नीचे की तरफ मूव होती है, और जब वो नॉर्थ वर्ड आ रहा होता है तो ऊपर की तरफ मूव होती है। प्रेशर बेल्ट्स, विंड्स, ये सब चीजें मूव होती है उसके साथ। ठीक है, जब वो नीचे जाता है सर्दी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है तो यहाँ पर इंडिया है ना, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ चलती है जेट वेव्स जो नॉर्मली जाती हैं चाइना के अंदर। कहां से आती है जेट वेव्स? ये वाली जेट वेव्स आती है मेडिटेरेनियन सी से, कैस्पियन सी होते हुए और फिर हिमालय से टकरा के चाइना में एंटर कर जाती है। लेकिन 5 डिग्री क्योंकि नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है सर्दियों के मौसम में, तो ये जेट वेव्स इंडिया में एंटर करती हैं हिमालय से टकरा के। अब ये नीचे की तरफ कन्वर्ज हो जाती हैं और इंडिया में एंटर करती हैं और इंडिया में सर्दियों का मौसम लेके आती है और सर्दियों की बारिश लेके आती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ठीक है, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जब ठंडी हवा इंडिया के अंदर एंटर करती है हिमालय से निकली हुई, सीधे हमारे नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन में आती है, और हम देखें तो यहां से साउथ में जाओ तो सतपुड़ा रेंज और नर्मदा के बराबर में सतपुड़ा और वो विंध्यान रेंज है। ठीक है, वेस्ट में जाओ तो अरावली रेंज है, नॉर्थ में जाओ तो हिमालय है। तो ये एक कप की तरह बन जाता है, जैसे एक कप होता है उसके अंदर अब वो ठंडी है तो कैसी होगी? भारी होगी। अब आप इमेजिन करो, आपने वो देखा होगा जो ऐसे दुकानों पे बेचते रहते हैं शोपीस की तरह, उसके ऊपर वो रखते हैं कोन को जलाते हैं और वो धुआं उसके अंदर ऐसे इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि वो हैवी है इसलिए वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो रहा है। इसी तरीके से ये ठंडी हवा भी क्या करती है, यहाँ पर बैठ जाती है और ये ठंडी हवा कहीं नहीं जाती है, ये ठंडी हवा यहीं पे रहती है। इसकी वजह से उसी समय पे हम लोग क्या करते हैं, उसी समय पे हम लोग पराली जला रहे होते हैं, क्योंकि क्रॉप साइकिल है। क्रॉप साइकिल की वजह से हम लोग उस समय पे क्या करते हैं, पराली जलाते हैं। उसके बाद ही दिवाली आ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है पूरा गैस चैम्बर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दिल्ली एनसीआर को गैस चैम्बर कहा है, यही है गैस चैम्बर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हवा क्या हो गई, एक चैम्बर में बंद हो गई और उसमें हमने पॉल्यूशन भर दिया उसी समय पे। और वेहिकुलर पॉल्यूशन तो रेगुलर हो ही रहा है, वेहिकुलर और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो तो रेगुलर है, उसमें हमने एडिशन और कर दिया, तो वो भी एक कारण है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सारी समस्या हल हो जाएगी। पॉल्यूशन की समस्या भी, पराली से होने वाले पॉल्यूशन की समस्या भी हल हो जाएगी, किसान की समस्या भी हल हो जाएगी, क्योंकि किसान की इनकम बढ़ेगी इससे। और अच्छा, पराली जलाने से एक और नुकसान होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मिट्टी के अंदर, जो क्रॉप की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो भी मर जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाएगा, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाएगा और उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ाएगा, और पराली भी नहीं जलानी पड़ेगी। कह रहे हैं कि पराली को अगर हम खुले में जलाएं तो वो करती है पॉल्यूशन, लेकिन अगर हम उसे वैक्यूम में हीट दें तो पॉल्यूशन नहीं करती है, वो बायोचार में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। अब इससे कई सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। कैसे? बायोचार को हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी जो केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, देखो कौन सा टॉपिक कहां से कहां पे कनेक्ट हो सकता है। बायोचार हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर सकता है, हमारे सीएडी को कम करने में मदद कर सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा इंपोर्ट है। और अगर हम इस तरीके से फर्टिलाइजर बनाएं तो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है ना, दोनों चीजों का। लेकिन समस्या भी है। समस्या क्या है? समस्या ये है
कि इसका जो प्रोसेस है, उसका नाम याद रखना प्रोसेस का, पायरोलाइसिस। जो ये वैक्यूम के अंदर उसको हीट करके बायोचार में कन्वर्ट किया जाता है ना, उसको बोलते हैं पायरोलाइसिस। ये पायरोलाइसिस प्लांट लगाना बड़ा महंगा है। अब चूंकि ये महंगा है तो हर कोई नहीं लगा सकता, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। मैंने आपको सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करनी, क्लाइमेट चेंज कैसे टैकल हो सकता है, सॉइल को कैसे हेल्प कर सकता है। रिसर्च कहती है कि 10 से 25% सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है बायोचार यूज करने के बाद। ठीक है, तो अभी ये रिसर्च लेवल है जो बायोचार है। अच्छा, केवल केवल और केवल क्रॉप रेसिड्यूज ही नहीं, फूड रेसिड्यूज जो है, जो हमारा जितना भी म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट है जो बायोडिग्रेड हो जाता है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इतने बड़े बड़े लैंडफिल्स की समस्या है वो भी सॉल्व हो सकती है। लैंडफिल्स की समस्या केवल ये नहीं है कि उसने लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो बदबू पैदा कर रहा है। वो बदबू किस चीज की है? वो बदबू CH4 की है। CH4 यानी कि मीथेन, मीथेन यानी कि ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो वो लैंडफिल वहां पड़े पड़े ग्रीन हाउस गैस बना रहा है, बस उसको भी यूज कर सकते हैं किसके अंदर? बायोचार बनाने के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो स्लज है, जो सीवेज स्लज है, ठीक है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं बायोचार बनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याओं को ये हल कर सकता है, लेकिन अभी रिसर्च लेवल पे है, आगे देखते हैं। इसके लिए फिर सरकार की पॉलिसी को भी उसी तरीके से बनना पड़ेगा जिससे कि इस तरीके की प्लांट्स को लगने में सपोर्ट मिल सके। ठीक है, अब महंगा होता है ये प्लांट, तो किसान तो नहीं लगा सकता, तो किसी को लगाने पड़ेंगे, किसी इंडस्ट्री को, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा लगे, है ना, लेकिन लगने चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन है तो उसको कम से कम आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने टाइगर देखा होगा। टाइगर किस रंग का देखा है आपने? किस किस रंग का देखा है टाइगर? ऑरेंज वाला। एक ऑरेंज टाइगर होता है, एक व्हाइट टाइगर होता है, और एक ब्लैक टाइगर भी होता है। ब्लैक टाइगर अभी कुछ ही समय पहले उड़ीसा के जंगलों में मिला। ये देखो, ये मतलब इसका जो जो स्ट्रिप्स होती है ना, जो पिगमेंटेशन होता है ना, वो मिल जाता है, वो मतलब आपस में मर्ज हो जाता है। तो ये ब्लैक ज्यादा होता है, ऑरेंज कम होता है ये तीनों बंगाल टाइगर ही। व्हाइट टाइगर भी बंगाल टाइगर है, और ब्लैक टाइगर भी बंगाल टाइगर है, और ऑरेंज टाइगर जो हमारे यहाँ इंडिया में पाया जाता है वो तो बंगाल टाइगर है ही। ये तीनों बंगाल टाइगर है। अब इन तीनों में अंतर क्यों है? अंतर इसलिए क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। जेनेटिक म्यूटेशन का कारण क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है इन ब्रीडिंग की वजह से। इन ब्रीडिंग यानी कि वो एक ही फैमिली के टाइगर्स आपस में ब्रीडिंग करके बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक शिफ्ट होने का खतरा होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक शिफ्ट या जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। और जो सबसे पहला इस तरीके का टाइगर मिला था उसका नाम था मोहन। वो एक राजा था 1951 में, 1951 की बात है। इंडिया आजाद हो चुका था, लेकिन टाइगर के शिकार का वो चल रहा था उस समय दौर, लोग टाइगर्स का शिकार करते थे। तो यह मध्य प्रदेश के अंदर एक वो है, रीवा जिला है, रीवा। तो रीवा जिले के अंदर वो शिकार करने के लिए गया राजा जंगल में। तो वहां पर उसने एक शेरनी को मारा, एक शेर टाइगर को, टाइग्रेस को मारा, टाइगर को मारा, और कुछ टाइगर के बच्चों को मारा। लेकिन उसकी जब नजर पड़ी ना, तो वो जो एक बच्चा था टाइगर का वो व्हाइट कलर का था, तो उसने उसको नहीं मारा, उसको उसने अपने महल में लेके आया और उसको वहां पर पाला, और फिर उसके बाद उसकी ब्रीडिंग कराई, तो और भी व्हाइट टाइगर पैदा हुए। अभी भी इंडिया के अंदर 2-3 व्हाइट टाइगर है। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी व्हाइट टाइगर्स हैं उनका सबका रिश्ता किससे है? मोहन से। ठीक है, व्हाइट टाइगर। और ये ब्लैक टाइगर है, ये कुछ ही लास्ट ईयर ही मिला है उड़ीसा के जंगल के अंदर। इसको बोलते हैं सिमलीपाल टाइगर, सिमलीपाल के जंगलों में मिलता है किसी। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, जहां पर ये सिमलीपाल टाइगर यानी कि ब्लैक टाइगर पाया जाता है। वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, लेपर्ड और रेप्टाइल्स और बर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं।
तो ये क्या है, टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसका नाम भी आता है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहते हैं कि भाई जितने भी बायोस्फीयर है दुनिया के अंदर वो सब कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसको हमने ब्लैक टाइगर बोल तो दिया, लेकिन इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम है सूडो मिलेनिस्टिक टाइगर। सूडो मिलेनिस्टिक, सूडो मिलेनिस्टिक क्या होता है? जहां पर मिलेनिस्टिक यानी कि जो स्किन के अंदर पिगमेंटेशन पैदा करता है, मिलेनिन, उससे रिलेटेड है। तो पिगमेंटेशन क्योंकि ज्यादा है, ब्लैक ज्यादा है, इसीलिए सूडो मिलेनिज्म है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इतना ही काफी है इसके लिए। ठीक है, अ, जिसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं क्लास के अंदर, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो कुछ दिन बाद पता नहीं क्यों एडिटोरियल में छप जाता है द हिंदू के अंदर। अब देखो इसके अंदर भी ये वही बात कह रहे हैं जो हम लोग इतने दिनों से कर रहे थे, कि जंक फूड जो है, HFSS फूड जो है, उसका क्या सीन? कह रहे हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है, दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट एडवर्टाइजिंग ऑफ जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड HFSS फूड मस्ट बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं? फूड कंपनीज आर नॉट मियरली सेलिंग प्रोडक्ट्स, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, दे आर शेपिंग फूड हैबिट्स, चाइल्डहुड चॉइसेस, लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ। जो बच्चे बचपन में खाना शुरू कर देंगे, जैसे मैगी, है ना? हम, मुझे अच्छे से याद है, मतलब हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो एक ऐड आता था, उसके अंदर वो बस लास्ट में ऐसे बोलता मैगी मैगी मैगी, और वो सुन के मैगी खाने का मन हो जाता था कि अब तो मैगी चाहिए। ठीक है, तो ऐड इस तरीके से बनाए जाते हैं कि छोटे बच्चों को स्पेसिफिकली लुभाया जा सके, उसका टेस्ट इस तरीके से रखते हैं कि छोटे बच्चों को ज्यादा पसंद आए। तो छोटे बच्चों की चॉइसेस वो क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना? और एड के अंदर क्या दिखा रहे हैं? है तो वो फूड HFSS, हाई फैट, शुगर, सॉल्ट और सोडियम, जैसे चिप्स है, स्वीट बेवरेजेस हैं, पैकेज स्नैक्स हैं, बिस्किट हैं, चॉकलेट हैं, ये सब क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड होने के साथ साथ HFSS है, हाई फैट शुगर सॉल्ट। ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड आप लोगों को पता ही है क्या होता है, जो कि जिसके अंदर एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, ये सब मिलाए जाते हैं, उसको बोलेंगे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। तो प्रोसेस मीट हो गया, स्नैक्स हो गए, ये सारे इंस्टेंट नूडल्स हो गए स्पेसिफिकली, तो वो सारे क्या हो गए? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है। तो उसको उससे क्या होता है? वो सारे HFSS है मोस्टली। ठीक है, ये कह रहे हैं द प्रॉब्लम बिकम्स मोर सीरियस व्हेन एडवर्टाइजमेंट्स टारगेट चिल्ड्रन, बच्चों को तो टारगेट कर ही रहे हैं, एडोलेसेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, साथ में पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। कैसे? बता रहे हैं हमारा तो न्यूट्रिशियस है, हमारा तो ये खाओ, ये जो वो क्या बोलते हैं उसको, कॉर्नफ्लेक्स, मूंगफली, है ना? तो ये सारी चीजें क्या है? एडवर्टाइजमेंट के सहारे चलती है। क्या कह रहे हैं ये? मिसलीड कैसे करते हैं? उसके अंदर लिखेंगे बेक्ड है, बेक्ड चिप्स है, ये तो बताएंगे कि उसके अंदर हाई सोडियम है। बेक्ड चिप्स में क्या है? हाई सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स, एमल्सिफायर्स, वो सारी चीजें तो है ही ना, नेचुरल है। नेचुरल, वो ऊपर पैकेट के ऊपर नेचुरल लिख के पीछे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर सिर्फ चीनी है नेचुरल, बाकी सब तो फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर, और सिर्फ चीनी और पानी नेचुरल है उसमें। ठीक है, एनर्जी, ये हमारा प्रोडक्ट आपको एनर्जी देगा, गुडनेस जैसे शब्दों को लिख देंगे ऊपर, गुडनेस ऑफ होल व्हीट, है ना? उसके अलावा फोर्टिफाइड, हमने कैसे बनाया? फोर्टिफाइड फ्लोर से हमने आपके लिए बिस्किट तैयार किया। ठीक है, तो नो एडिड प्रिजर्वेटिव्स लिख देंगे ऊपर, लेकिन क्या नहीं बताएंगे कि वो हाई शुगर, हाई फैट, हाई सोडियम, ये नहीं बताते, है ना?
तो ये सारे क्या है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जो मिसलीडिंग है, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर ऑब्वियसली मोर वल्नरेबल, ठीक है, क्योंकि वो नहीं समझ सकते कि मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या है, असल में चीजों के पीछे क्या है। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे कनेक्ट होता है आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है, उसके साथ हेल्थ भी तो जुड़ता है, क्योंकि राइट टू लाइफ सिर्फ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, कि हम लोग सिर्फ सांस ले पा रहे हैं तो जिंदा है तो हमारा राइट टू लाइफ फुलफिल हो रहा है। राइट टू लाइफ कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू लाइफ, जब लॉ कैसा होता है ना, डायनामिक होता है, लॉ बदलता रहता है, लॉ बढ़ता घटता रहता है। तो आर्टिकल 21 के अंदर भले ही लिखा है राइट टू लाइफ, लेकिन उसको जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है अलग अलग केसेस के अंदर, तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं उसमें से। राइट टू लाइफ विद लिवलीहुड, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना, राइट टू स्लीप, राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, राइट एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, ठीक है। इसको बोलते हैं जजेस मेड लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या है, उसके अलावा आर्टिकल 39F प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, ठीक है, चिल्ड्रन के बच्चों के डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा 47 कहता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ये ड्यूटी, हाँ, एक्सपेंड भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स को कर्टेल कर दे, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर के बनाए लॉ को अपहेल्ड कर दे, आपको लग रहा है कि आपके राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नहीं, आर्टिकल 21 का या आर्टिकल 19 का, जिस भी आर्टिकल में आप करो उसका वॉल्यूशन नहीं है। जैसे हमने कल भी देखा था ना कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर क्या बोलता है वो, एक जजमेंट हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात थी, जहां पर वो कहने की पुलिस फिंगरप्रिंट ले सकते हैं हमारा कहीं भी, है ना। लास्ट में जो हमने जजमेंट पढ़ा था उसमें यही तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस फिंगरप्रिंट या कोई भी फिजिकल एविडेंस ले सकती है। जबकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है, हमें राइट देता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता, ये कहता है, ठीक है, कि मैं अपने खिलाफ गवाही दूं इसके लिए मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता, मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो उस, लेकिन वो जजमेंट क्या कह रहा है, कर्टेल कर रहा है राइट को, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर एक्सपेंड करता है, कहीं पर कर्टेल करता है, ठीक है, वो तो सारी चीजें हैं। तो इससे ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी का हमने डेटा देखा है एनएफएचएस के अंदर, कि ओबेसिटी बढ़ रही है इंडिया के अंदर। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज भी इंडिया के अंदर बढ़ रही है, ये भी डेटा के अंदर आया। हाइपरटेंशन बढ़ रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ रही है, सब एनएफएचएस के डेटा है ये, है ना। फैटी लीवर बढ़ रहा है, पुअर न्यूट्रिशन, मतलब हम लोग खा तो रहे हैं लेकिन क्या वो न्यूट्रिशियस है, वो न्यूट्रिशियस नहीं है। यानी कि हमने भले ही इरेडिकेट कर दिया हो हंगर को, लेकिन हंगर इंडेक्स में हमारा 125वां रैंक क्यों है, क्योंकि हम लोग खाना ही गलत खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे। खाना खाने का भी एक वो है ना, कि हमें न्यूट्रिशन इतना मिलना चाहिए उसमें से, ठीक है। अब इन सब माध्यमों से क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। इन्फ्लुएंसर, शाहरुख खान ने बोल दिया साहब ये तो एनर्जी ड्रिंक है, इसको पी के एनर्जी आ जाती है, और वो उधर अजय देवगन बोल रहा है वो जुबा केसरिया, है ना, जुबा केसरिया खाओ। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। तो हो सकता है कि वो जो कौन सा गुटखा खाता है अजय देवगन, है विमल, हो सकता है विमल का सेल उसके बाद बढ़ गया, बढ़ा ही होगा, उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि अजय देवगन खा रहा है तो हमें भी अजय देवगन जैसा बनना है। लोग आइडलाइज करते हैं ना लोगों को, हीरोज को, हीरो इसलिए तो बोलते हैं उनको क्योंकि लोग उनको आइडलाइज कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप है। आप कहीं जाओ स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो वहां पे एनर्जी ड्रिंक साइड में रखे होगी स्पॉन्सर की तरह, कोई भी एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल हो गई, तमाम इतनी सारी एनर्जी ड्रिंक आती हैं, हेल है, और ये सारी क्या करते हैं, स्पोर्ट्स वाले जो वो है उनको बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करती है, लेकिन उसके अंदर हाई शुगर कंटेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब टीवी के ऊपर ऐड आते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में आते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर जाओ वहां पर आपको लुभावने तरीके से पॉपकॉर्न बनते हुए और कोल्ड ड्रिंक सामने खूबसूरत दिखेगी, है ना। तो स्कूल के आसपास जो दुकानें हैं वहां पर एडवर्टाइजमेंट, तो इनका जो एडवर्टाइजमेंट का नेटवर्क है वो बहुत ही डीप रूटेड है। तो ये क्या कर रहा है, दिस क्रिएट्स अ फूड एनवायरनमेंट वेयर अनहेल्दी चॉइसेस बिकम नॉर्मल एंड डिजायरेबल।
इतना सारा ऐड देख के हम क्या कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि वो फूड चॉइस नॉर्मल है। रोज एक चिप्स का पैकेट खा लेना हमको नॉर्मल लगने लगा है क्योंकि उसका ऐड ही इतना ज्यादा आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें, व्हेन अनहेल्दी फूड बिकम्स मोर विजिबल, चीपर, ग्लैमरस एंड इमोशनली अट्रैक्टिव, इंडिविजुअल चॉइस इज नो लॉन्गर फुल्ली फ्री। यानी कि जो हम लोग चॉइस बना रहे हैं खाने पीने को लेके, जो भी हम लोग चीजें खा रहे हैं, वो हमारी चॉइस असल में है ही नहीं। वो चॉइस इन्फ्लुएंस्ड है मार्केटिंग के द्वारा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, तमाम तरह की इतनी सारी मार्केटिंग है, उससे क्या हो रहा है, हमारी चॉइस भी क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पॉलिसी गैप है। हम लोगों ने कई बार बात की है कि एफएसएसएआई कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करता नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है लेकिन उसके अंदर ये सारी चीजें लागू होती नहीं है। इतनी सारी संस्थाएं हैं, सारी सारी चीजें हैं, इसके बाद भी लॉ के अंदर ऐसे गैप्स हैं कि इंडिया के अंदर क्या नहीं हो रहा है, इसके अंदर क्या होना चाहिए। देखो, व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, बैन और रेस्ट्रिक्ट जंक फूड एड टारगेटिंग चिल्ड्रन, जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं उन्हें बैन करना चाहिए एड्स को। रेस्ट्रिक्ट सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑफ एचएफएसएस फूड, एचएफएसएस फूड छोड़ो, गुटखा पे पहले बैन लगा लो, है ना, गुटखा के ऐड करने पे। ठीक है, मैंडेटरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स। आदमी को कम से कम पता हो कि वो जहर पी रहा है, वो फ्रूट जूस समझ के जहर पी रहा है, उसको लग रहा है मेरी हेल्थ में सुधार होगा इसको पी के। दिक्कत ये है, उसको लग रहा है वो लीची का जूस पी रहा है, वो फ्लेवर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, बैन मिसलीडिंग जो टर्म्स लाइक हेल्दी, नेचुरल, गुड चॉइस, तो इनको इनएप्रोप्रिएट। ये क्या है कि एक चीज को लेके अपने, एक चीज को लेके क्या करेंगे, बहुत अच्छा दिखाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये है, एक चीज को लेंगे बस, लेकिन उसके साथ में और क्या क्या चीजें उनको पीछे बैक ऑन द पैकेट लिखेंगे, फ्रंट ऑन पैक कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये समस्या है, फ्रंट ऑन पैकेजिंग करनी चाहिए एचएफएसएस फूड के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता ही चल गया, इतनी देर में हम लोगों ने बात की, है ना। अब ये वाला जो आर्टिकल है थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, ना भी समझ में आए आप लोगों को जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। अब देखो, एक होता है, दो तरीके के कानून होते हैं, दो तरीके के लॉ होते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके के लॉज होते हैं, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ दो तरीके के लॉज को समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ क्या करता है, सब्सटैंटिव लॉ हमको हमारे अधिकार बताता है और हमारी लाइबिलिटीज बताता है। यानी कि क्या बता रहे हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। कोई मेरे जेब में से पैसा चुराएगा नहीं, मेरा राइट है। मैं किसी की जेब में से पैसा नहीं चुराऊंगा, मेरी लाइबिलिटी है। कौन बता रहा है, बीएनएस बता रहा है। मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा, उसी तरीके से कोई मेरा मर्डर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, मेरा अधिकार बता रहा है कि कोई मेरा मर्डर नहीं करेगा, और मेरी लाइबिलिटी बता रहा है कि मैं भी किसी का मर्डर ना कर दूं। अगर कर दिया तो, यानी कि जब सब्सटैंटिव लॉ, जब हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज इन्फ्रिंज होते हैं, तब एक दूसरा लॉ फोर्स में आता है जिसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। अब वो प्रोसीजर बताता है कि तुम्हें अपने अधिकारों के हनन के लिए रेमेडी, यानी कि उसका उपचार, अगर कोई बीमारी है तो उसका उपचार करना पड़ेगा। तुम्हारी बीमारी का उपचार कहाँ मिलेगा, प्रोसीजर। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या पहले जो थी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। ठीक है, ये प्रोसीजर है। अब मान लो तुम्हारे राइट्स का वायलेशन हो गया, क्या करोगे सर, है, सीधा कोर्ट चले जाओगे। मैं कह रहा हूं कि आपके पुलिस के पास जाएंगे, क्या करेंगे, एफआईआर करेंगे सबसे पहले, है ना। एफआईआर से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हमें कुछ नहीं। ठीक है, हमें क्या समझना है कि एफआईआर हो गई। अब एफआईआर के बाद पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। वेरी गुड, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगी,
लोगों के बयान दर्ज करेगी, तुमने देखा होते हुए, कहाँ खड़े थे तुम, क्या हुआ था, वो सारे बयान दर्ज होंगे। एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, ये हथियार है, यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट है, फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, या किसी भी तरीके के जो भी अलग अलग तमाम एविडेंसेस हो सकते हैं। तो क्या किए जाएंगे, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, उसकी एक पूरी फाइल तैयार की जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फाइनल रिपोर्ट। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस फाइनल रिपोर्ट जो तैयार की है उस इन्वेस्टिगेशन की, उस फाइनल रिपोर्ट का क्या करेगी पुलिस, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी, है ना। मैजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं। दो तरह के मैजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम वगैरह को मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट के अंदर जज बैठा होता है सबसे इनिशियल स्टेज पे, सबसे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास को क्या करेगा, अगर ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है तो वो, खैर वो आप लोगों के बाद की बात है, अभी उसको मत समझो, उसको भूल जाओ, मैंने कुछ ऐसा बोला भूल जाओ। तो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट के पास अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा, और वो फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट भी हो सकती है, क्लोजर रिपोर्ट भी हो सकती है। अगर उसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर लगता है कि कोई क्राइम नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, फाइनल रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट जमा कर देगा। ठीक है, अगर उसको लगता है कि क्राइम हुआ है तो वो चार्जशीट जमा कर देगा। क्या ऐसा करने के बाद वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? आप लोगों से मेरा ये सवाल ही नहीं है, मार्गदर्शी भी। सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, यही तो मैं सुनना चाहता था। बैन नहीं है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, मतलब अगर लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन की नीडेड है तो फिर कोर्ट से परमिशन मैंडेटरी हो कोर्ट से जाती है। परमिशन लेनी पड़ेगी, यही टेक्निकल ग्लिच है इसके अंदर। क्या टेक्निकल ग्लिच है, अगर हम सेक्शन पढ़ें, कौन सा सेक्शन 173 क्लॉज 8 सीआरपीसी का, या फिर सेक्शन 193 क्लॉज 9 बीएनएसएस का, ये क्या है, पारी मटेरिया। पारी मटेरिया क्या होता है, जहां पर सेम मटेरियल सेम चीज के लिए लॉ, सेम चीज के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बताता है। क्या कहता है, द प्रोविजन परमिट्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट। कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। वो क्या कर सकता है, एविडेंसेस कलेक्ट करके दोबारा से रिपोर्ट बना के दे सकता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन तब भी, क्योंकि ऐसा सदियों से नहीं, मतलब बहुत पहले से ऐसा किया जाता आ रहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से पहले जो आईओ होता है वो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेता है। तो इसलिए चूंकि वो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेता आ रहा है ट्रेडिशनली, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने पालाना स्वामी वर्सेस और अच्छा ये तो नया केस है, इसके पहले भी हो चुका है ये। अभी हम क्या देखेंगे, बैकग्राउंड ऑफ द केस क्या है, पालाना स्वामी वीर राजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिट्रीटेड दैट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मस्ट ऑब्टेन परमिशन। सेक्शन में कहीं नहीं लिखा कि परमिशन लेनी है, लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मस्ट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट बिफोर इनिशिएटिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर फाइलिंग द क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट के बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, पुलिस ने 2 बार क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, और बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी उसके, नो ऑर्डर ग्रांटिंग परमिशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाज प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। कोई उनके पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं था, जबकि 2 बार क्लोजर रिपोर्ट जमा कर चुके हैं। तो क्या करा, द डिस्प्यूट ऑल्सो अपीयर्ड टू बी लार्जली सिविल इन नेचर। जो डिस्प्यूट था जिसके लिए, अच्छा एक हमारे देश के अंदर ये बड़ी विडंबना है कि जहां पर सिविल डिस्प्यूट होता है वहां पर क्रिमिनल केस हो ही जाता है। जहां पर भी सिविल डिस्प्यूट होता है वहां क्रिमिनल केस हो ही जाता है। मान लो मेरा और तुम्हारा इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिविल केस तो डालूंगा ही डालूंगा, साथ में
जिस भी दिन तुम मुझसे मिलने आयोगे उस दिन की एक एफआईआर कराऊंगा कि इसने मेरे को कट्टा दिखाया और हवा में गोली चलाई, वो तो मेरे ऊपर गोली चलाई, वो तो मेरे कंधे से छू के निकल गई और इसलिए इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक एफआईआर लिखा दूंगा। वो सिविल नेचर के केस के अंदर इतनी बार री इन्वेस्टिगेशन और फ्रेश री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों टर्म्स में अंतर है, इसको भी ध्यान रखिए। री इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग अ फ्रेश, दोबारा से पूरी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करना। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, उस इन्वेस्टिगेशन को तो हम मान ही रहे हैं, उसको तो रख ही रहे हैं, साथ में फर्दर और कोई एविडेंस है तो उसको भी कलेक्ट करके ला रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। री और री इन्वेस्टिगेशन या डी नोवो इन्वेस्टिगेशन या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों एक ही चीज है। जब हम दोबारा से उस पूरी पुरानी इन्वेस्टिगेशन करें तो बेकार है, दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे कई बार होता है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर देती है केस को, फिर कोर्ट कहती है कि इसको री इन्वेस्टिगेट करेगा सीबीआई, तो सीबीआई के पास केस आता है, वो पूरी तरीके से फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, इसको बोलता है डी नोवो। ठीक है, तो वो अंतर है दोनों के अंदर, ये समझ लेना हल्का सा। ठीक है, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक ये इसके अंदर कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटियो, इस तरीके के शब्द कई बार क्लैट में आ जाते हैं और फिर वो सर के ऊपर से उतर जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन होते बड़े आसान है। देखो कैसे, क्या कह रहा है, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटो, क्या मतलब है इसका, इस डॉक्ट्रिन का मतलब है, दिस डॉक्ट्रिन मीन्स दैट व्हेन अ लार्ज प्रोविजन has been consistently understood and applied in a particular manner over time, यानी कि बहुत लंबे समय से एक प्रोविजन को पर्टिकुलर तरीके से इंटरप्रेट करके उसको लागू किया जा रहा है। जैसे कि इस केस के अंदर सेक्शन 173(8) में कहीं लिखा नहीं है मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी है, लेकिन क्योंकि बड़े लंबे समय से ऐसा सोचा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट की परमिशन ली जानी चाहिए, तो परमिशन लेते आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटियो। ठीक सर है, एक बार दोबारा इस बता डॉक्ट्रिन को, हाँ जी, एक बार प्लीज दोबारा बता देना। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटो, यस सर। ये क्या कह रही है, मान लो कि कोई चीज लॉ के अंदर लिखी नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो लॉ के अंदर लिखी हुई नहीं है। जैसे कि इस केस के अंदर अगर हम देखें तो परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट लेनी है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। सेक्शन 173 क्लॉज 8 सीआरपीसी या फिर 193 क्लॉज जो भी है, 193 का क्लॉज जो नए वाले का बीएनएसएस का है ना, तो उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पहले। एक बार क्लोजर रिपोर्ट लग गई, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने के लिए कहीं लिखा नहीं है। लेकिन चूंकि कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटियो है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस तरीके की प्रैक्टिस चली आ रही है कि जो पुलिस वाले हैं वो परमिशन लेते हैं, इसलिए इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए क्या कहा कि इसको लॉ की तरह हम मानेंगे। इंपॉर्टेंट केस, लैंडमार्क केस है विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली 2013 का। ये क्या कहता है, इस केस में क्या आया, कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज शुड सीक द लीव ऑफ कोर्ट बिफोर कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसी बात को अपहेल्ड किया गया किसके अंदर, रॉबर्ट लंचुंगुंगा चोंगतू चोंगथू, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसके अंदर इसी चीज को अपहेल्ड किया गया सिमिलरली। ठीक है, और एक स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, ये सबसे पुराना केस है। दिस केस इज इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्पेशली व्हेन द डिस्प्यूट इज एसेंशियली सिविल इन नेचर और वेयर क्रिमिनल लॉ इज बीइंग मिसयूज। जहां पर क्रिमिनल लॉ का मिसयूज हो रहा है वहां पर क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है जहां लॉ का मिसयूज हो रहा है। और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पहले पुलिस वाला मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं लेता है तो मिसयूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। और मिसयूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगर कोई कर रहा है तो सीधे सीधे क्वैश हो सकती है, उसमें पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग खत्म हो सकती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, बाकी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप लोगों को समझ में आ ही गया।
अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे समाज के अंदर लोग शादी क्यों करते हैं? हैं? अपनी प्रोजेनी बढ़ाने के लिए। तो वंश तो बिना शादी के भी बढ़ सकता है? अरे वो बायोलॉजिकल प्रोसीजर है बच्चे पैदा करना, कोई सोशल प्रोसीजर नहीं है। जब हमारा समाज प्रिमिटिव स्टेज में था तब शादी नहीं होती थी, बच्चे पैदा होते थे ना। आज आप लोग हो ना इस धरती पे क्योंकि उस समय पे बच्चे पैदा हुए इसलिए तो हैं हम आज। और उस समय तो शादी नहीं होती थी, तो शादी के बिना बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसीजर है उसका, है ना। तो उस बायोलॉजिकल प्रोसीजर से क्या हो सकता है, बच्चे पैदा हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे पैदा करने के लिए तो शादी नहीं होती है, सीधी बात खत्म हो गई। क्यों होती है शादी? सर सपोर्ट के लिए अगर कोई मतलब कोई बंदा होता है उसे भी हम अपनी पर्सनल चीज बता सकते हैं, उस सपोर्ट मिलता है। ये कह रहे हैं कि कोई पर्सनल चीज बता सकते हैं सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के लिए। तो सही बात है, लेकिन अगर देखो इस तरीके से समझो इसको, जो रियलिटी है उस तरीके से प्रिमिटिव स्टेज में जाओ, वहां उस तरीके से सोचो कि अभी शादी का कोई कंसेप्ट नहीं है। और प्रिमिटिव जो सोसाइटीज थी, और जो अब जब हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा, जब हम फैमिली लॉ पढ़ना शुरू करेंगे स्टार्टिंग में यही आएगा। तो जब प्रिमिटिव स्टेज थी, जब सोसाइटी इवॉल्व नहीं हुई थी, तब पॉली एंड्री हुआ करती थी। एक महिला के बहुत सारे मेल हस्बैंड नहीं, शादी नहीं हो रही थी, मेल पार्टनर्स हुआ करते थे। पॉली एंड्री वैसे शादी को ही बोलते हैं, सही कह रहे हो आप, है ना। एंड्री जहां पर आ गया, मतलब एंट्री आ गया वहां पर मेल की बात हो रही है। तो बहुत सारे मेल पार्टनर्स हुआ करते थे उस एक महिला के, उस एक महिला के उन मेल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन होते थे जिससे कि उनके बच्चे पैदा हुआ करते थे। अब पैटर्निटी कैसे डिसाइड होती थी? मैटरनिटी तो डिसाइड, मैटरनिटी के लिए तो कभी कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, वो उसके अंदर से पैदा हुआ है। लेकिन पैटर्निटी कैसे डिसाइड होती थी, कि कौन बाप है, ये कैसे डिसाइड होगा? यही डिसाइड करने के लिए शादी हुई। क्यों? क्यों? क्योंकि अब इंसान ने चीजों को पजेस करना शुरू कर दिया, चीजों के ऊपर ओनरशिप करनी शुरू कर दी। जब कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप समाज के अंदर आया, तब कंसेप्ट ऑफ मैरिज आया। क्योंकि अब पैटर्निटी सर्टेन करना जरूरी है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी को कौन इनहेरेंट करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? मेरा बेटा, मेरा बेटा है, कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि उस महिला के बहुत सारे मेल पार्टनर्स हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे उस फेडिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसके साथ एक सोशल रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, जिसको आजकल हम मैरिज, शादी बोलते हैं। ठीक है, ये इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज के साथ हम लोगों ने उसके नाम रख लिए। ठीक है, तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है कि लोग शादी करते हैं। प्रिमिटिव स्टेज के बाद हम लोगों ने शादी करनी शुरू कर दी, किस लिए? पैटर्निटी जानने के लिए। अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई इशू है पैटर्निटी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, तो उसको, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन साइंस है, कि हम डीएनए टेस्टिंग करा सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, है ना, डीएनए टेस्टिंग। लेकिन क्या डीएनए टेस्टिंग कराना मेरी राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, चाइल्ड के जो अधिकार हैं, चाइल्ड राइट जो है, जो उसकी डिग्निटी है चाइल्ड की, उसके ऊपर, जो मदर है, जिसके जिस बच्चे के पैटर्निटी के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, उस बच्चे की जो मदर है, उसके, क्या हम उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर रहे? क्या उसकी प्राइवेसी के ऊपर हम लोग वो नहीं कर रहे, इंफ्रिंजमेंट नहीं कर रहे डीएनए टेस्ट करा के? कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको कैसे यूज करा जाएगा, डीएनए टेस्टिंग को एज अ लास्ट रिसोर्ट यूज किया जाएगा हमेशा, जब ये साबित करने का कोई और प्रमाण नहीं मिला, कोई और एविडेंस नहीं मिल रहा है कि ये लड़का, ये बच्चा किसका है, जब उसकी पैटर्निटी सर्टेन नहीं हो पा रही है किसी भी एविडेंस से। दूसरा, तब किया जाएगा, केवल तब किया जाएगा जब इशू है पैटर्निटी को लेके। ऐसे नहीं कि शौक में जाके आप डीएनए टेस्ट करा लो, है ना। जब पैटर्निटी को लेके इशू है, इनहेरिटेंस को लेके इशू है, केवल तब ही इसकी परमिशन दी जाएगी डीएनए टेस्ट करने की। ठीक है, तो डीएनए टेस्टिंग कैसे है, अलाउड तो है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, अगर कोई बच्चा है तो वो लेजिटिमेट है, शादी के कंसेप्ट को होता है ना, तो उसी को हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर या फिर नया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इन दोनों के अंदर भी उसको इंटीग्रेट किया गया इस कंसेप्ट को। कहते हैं कि शादी के अंदर जो भी बच्चा पैदा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिड मैरिज और विद इन 280 डेज आफ्टर डिसोल्यूशन, मैरिज के डिसोल्यूशन के 280 दिन बाद तक जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसका जो फादर है वो कौन है, हस्बैंड। ये प्रिजम्पशन है, ये कोर्ट मान के चलती है कि ये इसी का बच्चा है। अब law protects the child from being declared illegitimate easily. The burden is usually on the person who denies paternity. जो पैटर्निटी डिनाई कर रहा है, अगर पिता कह रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है या बच्चा कह रहा है ये मेरा बाप नहीं है, तो जो कह रहा है वो साबित करेगा पहले कि वो उसका बाप नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि मतलब प्राइमा फेसी एविडेंस देगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है या मेरा बाप नहीं है, उसके बाद डीएनए टेस्टिंग की परमिशन दी जा सकती है। तो प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी ऑफ चाइल्ड, सोशल स्टेटस ऑफ चाइल्ड, रेपुटेशन ऑफ मदर, फैमिली स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर एडवर्स रिजल्ट आ जाए डीएनए टेस्ट के तो पूरी फैमिली टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी भी है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन को भी ध्यान रखना है। तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट केसेस है, इनके माध्यम से समझेंगे कि कैसे हमारा डीएनए का टेस्टिंग का सिस्टम काम करता है। ठीक है, एक ही है गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ब्लड और डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड एज मैटर ऑफ रूटीन। रूटीन के तौर पे डीएनए टेस्ट, ब्लड टेस्ट नहीं कराया जा सकता। कब कराया जा सकता है, कोर्ट मस्ट फर्स्ट सी वेदर स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट। प्राइमा फेसी मतलब ऊपर से देख के, विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द केस, ऊपर से देख के जब लगे कि हाँ कुछ तो मैटर है, तब क्या कर सकता है, डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा श्री बनारसी दास के अंदर का द कोर्ट एम्फेसाइज दैट लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड मियरली फॉर फॉरेंसिक क्यूरियोसिटी। फॉरेंसिक क्यूरियोसिटी के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए आप डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, कोई आपके पास एविडेंस नहीं है लेकिन क्यूरियस हो आप ये पता करने के लिए कि मैं मेरा बेटा या नहीं है, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक है दीपन वीता रॉय वर्सेस रोनो ब्रोतो रॉय 2014, ये बंगाल के होंगे। द कोर्ट एक्सेप्टेड दैट डीएनए टेस्टिंग मे बी ऑर्डर्ड वेयर इट इज नेसेसरी टू फाइंड ट्रुथ। Refusal to undergo such test may allow the court to draw adverse inference. अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज करता है कि मैं डीएनए टेस्ट नहीं कराऊंगा, तो कोर्ट एडवर्स इन्फरेंस उससे निकाल सकती है कि ये डीएनए टेस्टिंग से बच रहा है क्योंकि कुछ छुपाना चाहता है, इसलिए डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, केएस पुट्टुस्वामी हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं ये केस। क्या कहता है, आर्टिकल 21 को एक्सटेंड करता है राइट टू प्राइवेसी के लिए। राइट टू प्राइवेसी जब है तो फिर जो मेरा डीएनए डेटा है, डीएनए भी तो डेटा है ना, जेनेटिक डेटा है, तो जेनेटिक डेटा को प्रोटेक्ट करना भी मेरी बॉडीली ऑटोनॉमी, राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। ठीक है, इवान रथिराम वर्सेस मिलान जोसेफ 2025, इसके अंदर क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ एंड हेल्ड दैट अ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग वैलिड मैरिज इज प्रिज्यूम्ड लेजिटिमेट अनलेस नॉन एक्सेस बिटवीन द स्पाउसेस प्रूव्ड। नॉन एक्सेस, अगर ये यहाँ पर क्या प्रूव करना पड़ेगा डीएनए टेस्ट कराने के लिए,
कि भाई साहब मैं तो अपनी पत्नी के साथ रह ही नहीं रहा 2 साल से, बच्चा पैदा हो गया, मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा नहीं है, वैलिड मैरिज है, लेकिन मैं 2 साल से विदेश में रह रहा हूँ और उस दौरान में उसको बच्चा पैदा हो जाता है, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि वो तो इलेजिटिमेट है, मेरा है ही नहीं। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करा, ये है प्राइमा फेसी एविडेंस, देख के पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है ना, तब डीएनए टेस्ट हो सकता है। एक है ये सीपी वर्सेस एपी 2026 का लेटेस्ट केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डीएनए टेस्ट वेयर पैटर्निटी वाज डायरेक्टली इन इशू and no other evidence could give a clear answer. The court balanced privacy against the claimant's need for closure and justice. उसको क्लेमेंट को भी तो क्लोजर चाहिए, तो उसके क्लोजर के लिए, जस्टिस के लिए, जहां पर और कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है वहां पर अलाउ किया डीएनए टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब 3-fold टेस्ट आ गया पुट्टू स्वामी की वजह से, है ना, जो प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट है। प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट क्या कहता है, लीगैलिटी है या नहीं, तो लीगैलिटी है, तो लेजिटिमेसी है या नहीं, कि भाई किस पर्पस के लिए करा रहे हो, मजे के लिए करा रहे हो, कोई पैटर्निटी सर्टेन करनी है, इनहेरिटेंस का सवाल है, तो गार्जियनशिप का, वो सारी चीजों के लिए करा सकते हैं। ठीक है, कब अलाउ करना चाहिए, कब अलाउ नहीं करना चाहिए, ये पूरी लिस्ट है ना। कब अलाउ करना चाहिए, पैटर्निटी इज डायरेक्टली इन डिस्प्यूट, पर्सन सीक्स डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंटेज, dispute involved inheritance, maintenance, existing evidence is insufficient, there is no other reliable method to resolve the issue, the test is necessary in the interest of justice। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी है कि क्यों, कब कराया जा सकता है, कब नहीं कराया जा सकता। इट इज डिमांडेड, कैजुअली डिमांड कर रहे हैं तो नहीं कराया जा सकता, हरासमेंट के लिए कर रहे हैं, बच्चे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, और बच्चे को प्रॉपर्टी से निकालने के लिए कर रहे हैं, तो उन सब कामों के लिए अगर कर रहे हैं तो नहीं, बच्चे को प्रॉपर्टी से निकालने के लिए कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के इशू पे कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसके साथ में एडिशनल एविडेंसेस होने जरूरी। ठीक है, बस यही है। और उसके अलावा ये है, आर फुटपाथ मोर देन सेफ स्पेसेस, जिसके ऊपर अभी हमने 2 दिन चर्चा करी, तो आज इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसको आप लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको आप लोग पढ़ेंगे जैसे क्लैट के अंदर आपका पैसेज आया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ के ये रहे नीचे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, इसी के नीचे आंसर की भी है, उस आंसर की से अपने आंसर्स को टैली करेंगे, जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, समझेंगे कि वो गलत क्यों हुए और सही आंसर, जो आंसर सही है वो सही क्यों है। ठीक है, बात ये नहीं है कि आप कितना सही करते हो, बात ये है कि आप कितना सुधार करते हो। ठीक, तो उस मंशा से इसको अटेम्प्ट करेंगे, पीडीएफ थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी। और आज का हमारा न्यूज़पेपर ये समाप्त है, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।